नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रदीप आज फिर से हाजिर हूँ कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेके आपके अपने YouTube चैनल डरावनी कहानियाँ में। तो बिना रास्ता भटके चलते हैं कहानियों की तरफ। बचपन में हर साल गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के घर जाना आम बात थी। हम कम से कम 15 से 20 दिन गांव में रहते थे। हमारे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में गांव में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। उस बगीचे में गांव वालों के आम के पेड़ थे। हम दोपहर में वहां जाते थे और पेड़ों की छाया में खेलते थे। खेल खेल में ही एक दिन मैं अपने चचेरे भाई को चिढ़ा रहा था, जिससे वह मुझ पे बहुत गुस्सा हो गया और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा। मैं बस भागता रहा। करीब 15 मिनट तक भागने के बाद मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वो कहीं नहीं था। मैंने फिर से पीछे देखा, कोई आम का पेड़ नहीं था। दूर दूर तक बंजर खेत थे, जहाँ कोई गांव नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, कोई लोग नहीं थे। यह ध्यान देने वाली बात थी कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और उसे बहुत दूर से देखा जा सकता है। लेकिन लगभग 15 मिनट तक दौड़ा था मैं और मुझे लगा मैं सीधी रेखा में दौड़ रहा हूँ। अगर मैं उसी सीधी रेखा में वापस दौड़ जाऊँ तो शायद मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। करीब 30 मिनट चलने के बाद मुझे खेतों के बीच एक मट जैसी आकृति दिखाई दी। यह कुछ इस तरह दिख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तभी मैंने देखा कि पीली धोती पहने एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। मैंने देखा कि उसका एक पैर कमज़ोर है और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसके माथे पर कुछ निशान भी हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो वह मुझे मंदिर का पुजारी लगा। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे पूछा कि बेटा तुम कौन हो। मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने मेरी हालत देखकर मुझे एक लोटे में पानी पीने को दिया। मुझे भी न जाने कब से प्यास लगी थी, तो मैंने उस पानी को स्वीकार किया और पीने में व्यस्त हो गया। पानी पीने के बाद जब मैं थोड़ा सहज हुआ तो मैंने उसे रास्ता पूछने के लिए उनकी ओर मुड़ा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। अपाहिज होने के कारण वह भाग नहीं सकते थे और ना गायब हो सकते थे, तो वो गए कहाँ। अब मैं डर गया था। मैं उस जगह से भागने लगा। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं रो रहा था और साथ ही हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था। मैं भागता ही जा रहा था। अब मुझे पता नहीं कि कितना समय गुजरा, पर मैं भागते भागते मैंने एक वैसी ही संरचना देखी, लेकिन वो खंडहर हालत में थी। मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर देखा कि कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं डरकर वहाँ गया और उनसे घर का रास्ता पूछा। उन्होंने पहले मेरे दादाजी का नाम पूछा। छोटा गांव होने के कारण हर कोई एक दूसरे को जानता था, तो आखिरकार मुझे मेरे घर का पता मिल गया। जब मैं दूसरे जब से बाहर निकला तो सब कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा था। मेरा घर पास ही था। मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ और घर कैसे जाना है। रात को जब मैंने दादाजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले आम के बगीचे के पास एक मठ था। उसमें एक अपंग पुजारी रहते थे। मठ में भगवान कृष्ण की एक बहुत महंगी मूर्ति थी। एक दिन कुछ डाकुओं ने पुजारी को मार डाला और मठ को लूट लिया। वे मूर्ति भी ले गए। अब इस जगह पर कोई मठ नहीं है। उस जगह पर सिर्फ आम के पेड़ हैं। यह मेरे लिए बहुत अविश्वसनीय था। मैं यह सब समझ नहीं पाया। मैंने अपने दादाजी से आग्रह किया कि वे एक बार मेरे साथ चले और उस जगह की तलाश करें मेरे लिए। वे इसके लिए तैयार हो गए। हमने अगले ही दिन दोपहर के समय 1-2 घंटे तक उस जगह की तलाश की, लेकिन वह कभी हमें ना मिला। यह कॉलेज की बात है, जब मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने यह निर्णय लिया कि हमें कुछ एडवेंचर करना चाहिए। मनीला में एक सड़क है जिसे बैलेट ड्राइव कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सड़क पर पहले बैलेट के पेड़ लगे होते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह थोड़ा डरावना लग रहा है।
यही कारण है कि फिलीपींस में यह बात प्रचलित थी कि यह पेड़ विशेष अलौकिक प्राणियों का घर था। इनमें से सबसे मशहूर भूत वाइट लेडी थी। ऐसा कहा जाता है कि वह रात में वहाँ से गुजरने वाले कैब ड्राइवरों के सामने आ जाती थी और लिफ्ट मांगती थी। जब ड्राइवर उसे अंदर आने देते और फिर पूछते कि कहाँ जाना है तो वह गायब हो जाती थी। उसके अचानक सामने आ जाने की कई घटनाएं थी जिसकी वजह से कारें मुड़ जाती थी और भयानक दुर्घटनाएं हो जाती थी। कॉलेज में हमने एक रात उस गली में जाने का फैसला किया। हम सभी एक एसयूवी में सवार हो गए। हम लगभग 8 लोग थे और हम उस गली के खोज में निकल पड़े। इसे खोजना बहुत आसान होता क्योंकि यह मेरे दोस्त के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही थी। हालांकि हम इसे ढूंढ नहीं पाए और हम वापस आने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए। हमने पाया कि हम इधर उधर घूम रहे हैं, उसी सिग्नलों से, उन्हीं घरों से, उन्हीं गलियों से गुजर रहे हैं। चाहे हम किसी भी मोड़ पर बाएं या दाएं मुड़ते, हम हमेशा वहीं पहुंच रहे हैं जहां हम पहले थे। यह एडवेंचर आधे घंटे का होना चाहिए था, पर यह पहले ही 2 घंटे में बदल चुका था। अब हम सब काफ़ी डरे हुए थे। कोई दूसरी कार भी नहीं दिख रही थी, कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी नहीं। आखिरकार हमें एक गली मिली जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह बाकी गलियों से अलग थी, थोड़ी पतली थी, इतनी जितनी एक कार गुजर सके। रास्ते के दोनों तरफ ईंट की दीवार थी जिस पर हाथ से पेंट किया गया था और लिखा गया था रोलर स्ट्रीट। इसलिए हम इस उम्मीद से उसमें मुड़ गए कि शायद ये बाहर जाने का रास्ता होगा, पर हम कितने गलत थे। यह बस एक लंबी गली थी, बाईं ओर ईंट की दीवार, दाईं ओर ईंट की दीवार और आगे हमारे एसयूवी की लाइट और कुछ भी नहीं। 15 मिनट चलने के बाद दीवारें खत्म हो गई, स्ट्रीट लाइट गायब हो गई, पक्की सड़क की जगह कीचड़ भरी सड़क आ गई, किनारे खुल गए। ध्यान से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी धान के खेत में पहुंच गए हैं। ध्यान रहे कि हम मेट्रो सिटी के बीच में थे और हमसे सबसे नज़दीकी गांव 5 घंटे की ड्राइविंग की दूरी पे थी। इस समय हम बुरी तरीके से डर गए थे। उस स्थिति में हमारे एक दोस्त ने हमें एक सुझाव दिया कि हम अपने कपड़े उलट पुलट कर लें। जाहिर है कि यह कुछ ऐसा था जब कोई आत्मा या छलावा आपको भ्रमित करने के लिए चाले चलता है तो उस समय अगर आप आपस में कपड़े बदल लें तो उनका बनाया भ्रम टूट जाता है। हमने भी ऐसा ही किया। फिर एसयूवी को घुमाया और रोलर स्ट्रीट के अंदर वापस चले गए। कुछ मिनटों के बाद हम नई सड़क पे वापस आ गए और फिर घर वापस चले गए। हम सभी उस घटना से काफ़ी हिल गए थे, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। अगली सुबह हम सब उस इलाके में वापस गए। हमने उस साइड स्ट्रीट की तलाश में आधा दिन गाड़ी चलाते हुए बिताया, लेकिन हमें फिर कोई रोलर स्ट्रीट नहीं मिली। मैं कुछ साल पहले एक कॉल सेंटर में काम किया करता था। दरअसल मैं कॉलेज के एक टर्म में फेल हो गया था। माँ की चुप्पी और पापा की दुत्कार से भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चुभती थी वो थी खुद को बोझ की तरह घर में रहते हुए पूरा साल निकालना। तो इससे बचने के लिए मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। यह लगभग उस समय की बात थी जब मेरे शहर में नए नए बीपीओ खुलने लगे थे। विदेशी कंपनियां लागत बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे डिवीज़न को भारत में आउटसोर्स किया। मेरा काम इनकम सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट्स को छांटना था। बाहरी कंपनी से तालमेल के लिए हम दोपहर 2 बजे से 11 बजे तक काम करते थे। काम के पहले दिन मेरी मुलाकात ध्रुविन से हुई। वह कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव से था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। हालांकि मैं हमेशा खुद को गांव वालों से बेहतर समझता था और उसे लगातार यही याद दिलाता रहता था। ध्रुविन लोक कथाओं से जुड़े परिवार से था। मुझे यह पसंद था। जब भी हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो मैं अपनी सीट से उठकर ध्रुविन के पास जाके बैठ जाता था। फिर हम अपने पसंदीदा विषय पर बात करते थे। एक शाम जब हम अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि वह इतना आस्तिक क्यों है। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, जब तक मैं 16 साल का नहीं हो गया था
तब तक मेरा परिवार एक अजीब परंपरा का पालन करता था। गांव में अपने खुद के देवता होना आम बात थी। हमारे गांव का देवता एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो गांव से 45 मिनट की दूरी पर एक छोटे से मैदान में स्थित था। वह पवित्र बरगद का पेड़ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की त्रिमूर्ति का प्रतीक था। यह पेड़ हमसे 20 फीट ऊंचा था। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह अपने तने से लंबी जड़ें नीचे की ओर भेजता है, जिससे इसे अलग ही पहचान मिलती है। वास्तव में जितना पुराना था, दिखने में उससे भी ज़्यादा लगता था। हम हर 15 दिनों में पेड़ के पास जाके उसकी पूजा करते थे। मेरे पिता अपने साथ ताजे फल, सब्जियां, अगरबत्ती और किसी अजीब कारण से एक मुर्गे का प्रसाद लेकर जाते थे। हम रात में यात्रा करते थे, या तो चांदनी की पूरी चमक में या अंधेरे में। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था कि चांद है या नहीं। मैं रात की आवाज़ों से डरता था। सरसराहट, चरमराहट, पैरों के नीचे मृत पत्तियों का आ जाना, झिंगुरों की खड़खड़ाहट, दूर से आते हुए सियार की आवाज़ और चमगादड़ों की दबी हुई फड़फड़ाहट। एक बार जब हम बरगद के पास पहुंच जाते, फिर मेरे पिता धूप बत्ती जलाते और पेड़ के नीचे प्रसाद रखते। फिर वे मुर्गे का गला चीर देते और हम प्रार्थना करते हुए उसे खून बहने देते। मैंने रात के खाने के लिए मुर्गियाँ कटते हुए देखी थी, लेकिन पहले कभी किसी मुर्गे को खुद के सामने तड़पते हुए नहीं देखा था। उसके गले से खून बह रहा था। हमारी प्रार्थना समाप्त होने के बाद वे मरे हुए मुर्गे को उठाते हैं और खून को तने के चारों ओर लगाते हैं। 3 बार उनके चारों ओर घुमाते ताकि छाल चमक उठे और लाल रंग की बूंदें टपके। जब भी मैं खुले मैदान में प्रार्थना करता था तो मुझे बहुत अजीब सी अनुभूति होती थी। इससे मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि जैसे कोई पेड़ की घनी पत्तियों के बीच से मुझे देख रहा है, मेरी जांच कर रहा है। मैं हैरान था। भगवान के निवास स्थान में मुझे ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए था। हम जितनी बार यात्रा करते, मैं उतना ही असहज महसूस करता। मैंने अपने पिता से सवाल किया। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हम अपनी पूर्व नियोजित रातों के अलावा कभी उस पेड़ के पास ना जाएं। तो वह पूर्णिमा की रात थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपने डर से मिलने का फैसला कर लिया। पिछली बार पिताजी ने मुझे कसम दिलाई थी कि हम कभी भी खुले मैदान में अकेले नहीं जाएंगे, लेकिन मैं गया। हमारी पूजा की सारी विधि संपन्न होने के बाद हम वापस जाते समय मैंने अपने कदमों की रफ्तार धीमी कर दी, जिसके फलस्वरूप मैं पीछे रह गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि मेरा परिवार कुछ मीटर आगे नहीं निकल गया। तब मैंने चुपचाप अपने कदम वापस उस बरगद की तरफ ले गया। मुझे अपने कदमों की आवाज़ दबाने के लिए खुद को झुकाना पड़ा। मेरा दिल मेरी पसलियों पर धड़क रहा था। मैं भयभीत था। मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ होना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे जानना था, क्योंकि मुझे पता था कि इस जगह पर कुछ बहुत ही गलत है। मैं उस बरगद के थोड़ा करीब पहुँच गया और फिर झाड़ियों के बीच एक जगह चुनी जहाँ मैं किसी की नज़रों से छिप सकता था। मुझे नहीं पता था मुझे किससे छिपना है, लेकिन मेरे शरीर का हर कण मुझे छिपने के लिए चिल्ला रहा था। मुझे चिंता थी कि मेरे पिता यहाँ दुबके हुए मेरे पास आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे अभी भी याद है कि रात कितनी शांत थी। चांद ने अपनी हल्की चमक में बरगद को नहला दिया था। पेड़ ने अपनी छाया बनाई। मैं वहां दुबका हुआ बस उसे घूरे जा रहा था। मेरे घुटने दुख रहे थे और मेरे पैर की मांसपेशी में ऐंठन सी हो रही थी। मुझे अभी भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लगभग 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि लटकती हुई जड़ों में से एक जड़ हल्की सी हिल रही है। उस रात के बारे में एक और अजीब तथ्य यह था, वहां शायद ही कोई हवा चल रही थी, हल्की सी भी नहीं। मैंने उस जगह को ध्यान से देखा
जहां हलचल हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्तियों के बीच से जड़ों का एक मोटा गुच्छा नीचे गिर रहा हो। मुझे लगा कि मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। मैंने अपनी इंद्रियों को शांत करने की कोशिश की। मुझे लगा कि वो जड़ें हैं, पर नहीं, वे बाल थे, मानव बाल, पूरे बिखरे हुए। फिर एक सर दिखाई दिया। वो क्या था मुझे पता नहीं। मैंने उसे धीरे धीरे तने से नीचे उतरते हुए देखा। उसके पीले हाथ थे जो पेड़ की छाल को पकड़ रहे थे। उसने खुद को सावधानी से नीचे उतारा, जैसे कोई गिरगिट अपना हर अगला कदम नापता है। इस बिंदु पर मेरे भयभीत मन ने मान लिया था कि वह अपने आसपास की हवा को सूंघ रहा है। मैं समझ सकता था कि वह निश्चित रूप से एक इंसान था, एक महिला। मैंने ऑक्टोपस को चलते हुए देखा था। ठीक वैसे ही उस महिला को अपने शरीर को आगे करके खींचते हुए देखा। वह भी उल्टा। यह बेचैन करने वाली बात थी। उसने किसी कारण से अपना मध्य भाग ऊपर उठाया हुआ था। वह धीरे धीरे नीचे झुकी, जहां खून लगा हुआ था। जिस जगह से उसका सर पीछे की ओर झुका हुआ था, उससे मुझे पता चला कि वह छाल को चाट रही है। मैंने अपनी सांस तक की आवाज रोकने के लिए अपने मुंह को अपनी हथेलियों से ढक लिया। उसके शरीर से पतले कपड़े लटक रहे थे। वह बरगद के चारों ओर छाल को चाट रही थी। उसके नीचे एक भ्रूण चिपका हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर अपनी मां के स्तन को पकड़ रखे थे। यह सब बहुत ही डरावना था। मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मेरी पैंट गीली हो रही है, पर उस क्षण मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बस जड़वंत देखता रहा। मेरा दिमाग बंद हो गया था। जो आखिरी चीज होते हुए मैंने देखी कि उस महिला ने उस मृत मुर्गे को अपनी जबड़ों से जकड़ रखा था। उसका कटा हुआ सिर उसके मुंह में झूल रहा था। वह जितनी तेजी से नीचे उतरी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वह ऊपर की ओर भागी। उसके जाने के लगभग 10 मिनट के बाद मैंने खुद को संभाला। फिर मैं अपने घर पहुंचा। घर पे मेरे माता पिता बहुत चिंता कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि मैं शौच के लिए रुक गया था। जब मैं वापस आया तो वो जा चुके थे। मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि वास्तव में मैंने वहां पे क्या देखा है। जब मैं 12 साल का था तो मैंने पाया कि रात में जल्दी ना सोना मेरी एक गलती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे कभी भी अपनी दादी के साथ एक ही बेड पर सोने की अनुमति नहीं थी। मैंने किसी से सुना था कि मेरी दादी एक बुरी आत्मा के संपर्क में आ गई थी, लेकिन कोई भी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता था। शायद इसलिए क्योंकि मैं केवल 12 साल का था। हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं हमेशा अपनी माँ से ज़्यादा उनके आसपास रहना पसंद करता था। वह दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, भले ही यह बहुत समय पहले की बात हो, क्योंकि बचपन में जो हुआ वह मुझे हमेशा याद रहता है। मुझे याद है कि मेरी दादी ने मेरे दादाजी को उस दिन कहा कि उनका सीना भारी लग रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उस दिन माँ ने मुझे अपने पास ही रखा था और एक बच्चे के रूप में मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मेरी दादी ने पूरे दिन बिस्तर बिछाए रखा था। मैं अपने दादाजी के साथ टीवी देख रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक मेरी माँ ने मेरे दादाजी को जल्दी से आने को कहा। मेरे दादाजी भागे। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया और मैंने अंदर देखा कि मेरी माँ मेरी दादी के दोनों हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखें बहुत खुली हुई थी। मेरे दादाजी ने जाके उनका एक हाथ पकड़ा और मेरी माँ ने दूसरा। दादी बिस्तर पर जोर जोर से अपने पैर पटकने लगी। मैं डर गया और अपनी माँ के बगल में सिमट गया। उन्होंने 7 काम किए। मुझे याद है क्योंकि मैंने गिनती की थी। सबसे पहले वह हंसने लगी।
इतनी गहरी आवाज में कि कोई भी महिला अकेले हंस नहीं सकती थी। ऐसा उन्होंने 5 मिनट तक लगातार किया और मेरी माँ और दादाजी को बुरा भला कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और अपने दांत पीसने लगी। ऐसा कुछ देर चला, फिर वो अचानक रोने लगी, एक लड़की की आवाज में, एक बच्चे की आवाज में, बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह। थोड़े समय बाद उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया और धमकी भी दी कि वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी और सभी को मार डालेगी। इसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। बता दो कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में थे जहां हर कोई जल्दी सो जाता था, इसलिए ये बात निश्चित थी कि उनकी चीखें हमारे अलावा कोई और नहीं सुन रहा है। मुझे याद नहीं है, लेकिन यह लगभग 12:30 तक चला। इस दौरान मेरी माँ और दादाजी मुझे रोने से रोकने और दादी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब 7 चरण बंद हो गए तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से कुछ निकल गया हो और मेरी असली दादी अब वापस आ गई। जब वह जागी तो उन्हें इस घटना को बीते आज 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाल ही में मुझे पता चला कि मेरे दादाजी के शादी करने के 1 साल बाद उनके साथ ऐसा होना शुरू हो गया था। शुरुआत में ऐसा साल में 4-5 बार होता था। कई बार वह जंगल में टहलती हुई पाई जाती। जब कोई उनका नाम पुकारता तो वह कोई जवाब नहीं देती थी। एक बार किसी ने उसे शाम को नदी में चलते हुए देखा। उनका शरीर पानी में डूबा हुआ था और वो गहराई की ओर जा रही थी। जब तक कि उस आदमी ने उसे आवाज न दी, उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा होना कम हो गया और पिछले 5 साल में उनके साथ ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मेरी दादी आज भी जीवित है और वो अगले साल 81 वर्ष की हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी रही। साथ ही यह भी बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।